नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय देखा था कि किस तरह उसका उत्खनन हुआ, नामकरण हुआ और उसका विस्तार क्षेत्र कितना है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, जैसे उसकी नगर नियोजन प्रणाली क्या थी, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक क्रियाकलाप क्या थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं कैसी थी, लिपि और कला के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली उस वक्त की अन्य सभ्यताओं की तुलना में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ थी। सामान्यतः सभी नगरों की बनावट लगभग समान ही थी। संपूर्ण नगर को दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को पश्चिमी टीला कहा गया और पूर्वी भाग को पूर्वी टीला कहा गया। पश्चिमी टीले को नाम दिया गया दुर्ग टीला और इस दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर महोदय ने माउंट ईबी की संज्ञा दी है। जो दुर्ग टीला था ये थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था और सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, मतलब इस क्षेत्र की किलेबंदी कर रखी थी सुरक्षा के लिए। यहाँ पर शासक और प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते होंगे। जो दूसरा भाग था पूर्वी टीला, उसे नगर टीला कहा जाता था। यह दुर्ग टीले की तुलना में नीचा था और इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहा करते होंगे, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे कालीबंगा में नगर टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल व सुरकोतड़ा नगर टीला और दुर्ग टीला एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। चन्हुदड़ों में कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी, ना ही नगर टीले के लिए और ना ही दुर्ग टीले के लिए। धोलावीरा में यहाँ से तीन प्रकार के टीले मिले, दुर्ग टीला, मध्यम टीला और नगर टीला। दुर्ग टीला और नगर टीला आप समझ चुके हैं। मध्यम टीले में शायद जो शासक वर्ग हैं या प्रशासनिक वर्ग हैं उनके रिश्तेदार रहा करते होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ का नगर नियोजन जो था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। अब ग्रिड पद्धति में क्या होता है कि जो सड़कें होती हैं वो सीधी होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मोहनजोदड़ो के नक्शे में इस पद्धति को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं जल निकासी की विलक्षण भूमिगत व्यवस्था। इसमें गंदे पानी के निकलने के लिए भूमिगत मतलब जमीन के नीचे से छोटी, बड़ी तथा गहरी और ढकी हुई नालियाँ थी, मतलब सफाई का पूरी तरह से वो लोग ध्यान रखते होंगे। और जो अभी का गंदे पानी की वजह से बीमारियाँ होती हैं और शायद उस वक्त तब ना होती होंगी। इसमें आंगन पद्धति का प्रचलन था, मतलब छोटे बड़े हर घर के आगे थोड़ा बहुत तो आंगन था ही। अब हम देखते हैं कि आज हम देखें तो हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है वो सड़क पर खुलता है, लेकिन सिंधु वासियों के जो घर के द्वार थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। लेकिन इसका भी अपवाद है। गुजरात में स्थित लोथल एकमात्र स्थल है जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। अब ये होती क्या है? ईंटों को आपस में जोड़ने का जो तरीका होता है उसको इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहते हैं और इस इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से ही वे लोग दीवारों का निर्माण करते थे। यह एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि इसके उत्खनन में 8 बड़े बड़े विकसित शहर मिले। इस तरह के शहर दूसरी उसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी उनमें देखने को नहीं मिलते हैं। और ये 8 शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल। अब बात करते हैं इनके वृहद अन्नागार की। अन्नागार का मतलब क्या होता है? वह स्थान जहां अनाज को इकट्ठा करके रख सके, और वृहद मतलब बड़ा, तो बड़ा अन्नागार। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में विशाल अन्नागारों के अवशेष मिले। ऐसा होता होगा कि जो अनाज उन्होंने काम में लिया उसके बाद अगर अतिरिक्त उत्पादन है, अधिशेष अनाज बच जाता है तो उसको यहाँ पे सुरक्षित रख देते होंगे। हड़प्पा के उत्खनन में 6 अन्नागारों वाली ईंट के चबूतरे पर बनी 2 श्रृंखलाएं मिली हैं। अब बात करते हैं इनके सार्वजनिक स्नानागार की। यह विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यह 54 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर बरामदे व नहाने के लिए चबूतरे बने हुए थे। इसका जो फर्श था वह पक्की ईंटों से बना हुआ था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसमें जो जल कुंड था उसको जलरोधी बनाने के लिए पैंदे में डामर का प्रयोग किया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, और यह रचनात्मक दृष्टि से बड़ा अद्भुत था। इसलिए जॉन मार्शल ने इसे विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है। अब देखते हैं इनकी सामाजिक जीवन। समाज जो था वो 4 भागों में विभाजित था: विद्वान, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक। विद्वान वर्ग जो थे वो प्रशासनिक कार्यों में लगे होंगे। व्यापारी वर्ग जो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मुख्य आधार है वो व्यापार ही है, तो व्यापारी वर्ग का अपना एक विशेष महत्व था। योद्धा तो सुरक्षा के लिए तो योद्धा की आवश्यकता होती ही है। श्रमिक वर्ग जो रहा होगा तो वो इन सब की सेवा के लिए रहा होगा। अब
जो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक समाज था। अब मातृ सत्तात्मकता का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में औरत का स्थान ऊंचा होता है, महिलाओं को अधिकार ज़्यादा दिए जाते हैं, घर की मुखिया की जो भूमिका होती है वो महिला निभाती है। वर्तमान में अगर हम देखें जो महिलाओं की स्थिति है उससे काफ़ी बेहतर स्थिति उस वक्त हज़ारों सालों पहले भी थी, और आज की स्थिति आप सबके सामने कितनी बद से बदतर हो रखी है। तो उस वक्त मातृसत्तात्मक समाज था जो महिलाओं के लिए काफ़ी बेहतर था। बात करते हैं हम इनके खान पान की। सिंधुवासी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी की बात की जाए तो बनवाली से सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य। मांसाहारी भोजन की बात करें तो जानवरों की अधजली हड्डियां मिली, इसका मतलब कि ये लोग मांस को पका के खाते थे। अब देखते हैं इनकी वेशभूषा। पुरुष व महिला दोनों सूती और ऊनी धागों से बने कपड़े पहनते थे। आभूषण में सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे, जैसे जो तांबा, सोना, चांदी, सीप आदि से बने होते थे। हड़प्पा से सोने के मनकों का 6 लड़ी वाला हार मिला है और चंद हथौड़ों में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। मतलब सजने संवरने का पूरा शौक था यहाँ के लोगों को। इनके मनोरंजन की बात की जाए तो इनके मनोरंजन के साधन तो पहला तो साधन था चेस। अब चेस जो आज का जो वर्तमान जो चेस बोर्ड होता है वैसा तो नहीं था, लेकिन अगर हम चित्र को देखें तो हल्का फुल्का हमको लगेगा कि ये चेस की जैसी, इसकी जो गोटियां हैं वो चेस का ही जैसा है, तो हो सकता है ये चेस जैसा गेम खेलते हो। शिकार उनका दूसरा साधन था मनोरंजन का। तो ये चेस जैसा खेल और शिकार इनके शायद मनोरंजन के मुख्य साधन रहा होंगे। वेशभूषा, मनोरंजन, इन सब के बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार किस प्रकार का था। अंत्येष्टि संस्कार जो था वो 4 प्रकार का था। पहला था पूर्ण शवाधान, जिसमें शव को पूरा दफना दिया जाता था। दूसरा था आंशिक शवाधान, जिसमें शव को कुछ टाइम के लिए जंगलों, जानवरों तथा पक्षियों के सामने छोड़ देते थे और फिर जो कुछ पीछे अगर हड्डियां बचती थी तो उन बची हुई अस्थियों को दफना देते थे। तीसरा है दाह संस्कार, इसमें शव को जला दिया जाता था। चौथा है संस्कार जिसमें कलश शवाधान था, जिसमें राख और अस्थियों को कलश में भर कर दफना देते थे। सामान्यतः क्या होता था कि शव के सिर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में रखा जाता था। अब हम देखते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे पहले देखते हैं इनकी कृषि के बारे में। जो कृषि थी वो सामूहिक रूप से संगठित होकर कृषि करने का प्रचलन था, मतलब सब मिलके काम करते थे। उनकी जो प्रमुख फसलें थी वो थी गेहूँ, जौ, कपास, चावल आदि। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती जो जिसने शुरू की थी वे हमारे सिंधुवासी ही थे, मतलब भारत में ही सबसे पहले कपास की खेती की गई है। अगर हम साक्ष्य की बात करें तो लोथल से चावल और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। सिंधुवासी अतिरिक्त उत्पादन को अन्नागारों में सुरक्षित रखते थे, जैसा कि हमने अभी देखा था मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के वृहद अन्नागारों के बारे में। इनके पशुपालन की बात की जाए तो भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इनके मुख्य पशु थे और भैंस, हाथी, गधे और सूअर, गाय से ये परिचित थे। अब कृषि देख ली, पशुपालन देख लिया, अब बात करते हैं हम इनके व्यापार की। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए व्यापार का अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से होता था। आंतरिक भागों में थल मार्ग का प्रयोग होता और जल मार्ग का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता था। इसका प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त बंदरगाह से मिलता है। यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार प्रचलित थे। सिंधु वासियों का अंतर्क्षेत्रीय व्यापार जो था वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा बिहार के साथ बहुत अधिक था। और अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए तो इनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बहरीन व मध्य एशिया के साथ बहुत था। सिंधु सभ्यता में सीप निर्माण का काम एक विकसित उद्योग था और इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं बलूचिस्तान, चन्होदड़ो व लोथल से। सिंधुवासी के आयात की मुख्य चीज़ें जो थी वो थी तांबा जो मंगाते थे, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से, टिन अफ़गानिस्तान ईरान से, शीशा ईरान, राजस्थान, दक्षिण भारत से, शिलाजीत। अब शिलाजीत होता क्या है? शिलाजीत एक चट्टान से प्राप्त होने वाली औषधि है। हिमालय क्षेत्र में जो चट्टानें होती हैं जब वो बहुत गर्म हो जाती है तो उनमें से काला रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है, वही काले रंग का तरल पदार्थ शिलाजीत होता है और ये मंगाते थे हिमालय से। कीमती पत्थर आता था राजस्थान और बलूचिस्तान से।
कुछ चीज़ों का वो आयात करते थे तो कुछ चीज़ों का निर्यात भी करते थे। अब निर्यात की जाने वाली चीज़ें थी जैसे कृषि उत्पाद में गेहूँ, जौ, मटर, तिलहन आदि, कपास से बनी वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, सीप से बनी वस्तुएं और हाथी के दांत से बनी वस्तुएं। अब उस वक्त क्या था कि सिक्के तो थे नहीं, तो जो क्रय विक्रय का काम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। राजनीतिक संगठन की बात की जाए तो यहाँ से हमें किसी भी तरह की संस्था या फिर राजनीतिक संगठन का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो हो सकता है कि यहाँ का जो राजनीतिक कार्य है वो, जो हमने दुर्ग तिलक पढ़ा था, तो वो शासक वर्ग और प्रशासनिक वर्ग के द्वारा ही किया जाता होगा। बात करते हैं इनकी धार्मिक मान्यता की। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मातृ देवी को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुपति शिव की उपासना करते थे, जिनके चारों तरफ हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा चारों दिशा की ओर मुख किए बैठे हैं। लिंग पूजा का प्रचलन था। कुबड़ युक्त बैल एवं एक सींग वाला बैल पूजनीय था। पीपल की पूजा की जाती थी। अग्नि पूजा के प्रमाण हमें कालीबंगा व लोथल से प्राप्त अग्निकुंड से मिले। जिस स्वास्तिक प्रतीक को हम पवित्र और पूजनीय मानते हैं वो परंपरा हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है, क्योंकि ये सिंधुवासी भी स्वास्तिक की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त ताबीज़ और नरबली के साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ अंधविश्वास भी खूब रहा होगा। अब बात करते हैं हम सिंधुवासियों की लिपि की। सिंधुवासियों की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि में अक्षरों की जगह अपनी बात और भाव बताने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। इनमें मूल चिन्ह की संख्या 64 तथा 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर का प्रयोग किया गया है। बीबी लाल ने इसे ब्रूस्टोफैदम नाम दिया है, क्योंकि ब्रूस्टोफैदम लिपि की जो लिखावट के जो तरीका है हम उसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ए की शुरुआत कहाँ से की है, राइट साइड से की है, फिर ए बी सी डी ई एफ। जी को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, सेकेंड लाइन की लेफ्ट से, जी एच आई जे के एल एम। फिर मैं नेक्स्ट लाइन मैंने ली है, मैंने एन को कहाँ से शुरू किया है, राइट से, एन ओ पी क्यू आर एस। फिर नेक्स्ट लाइन को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, लेफ्ट से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब ब्रूस्टोफैदम जो लिपि थी वो दाएं से बाएं, अगली लाइन में बाएं से दाएं, और फिर अगली लाइन में दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से ब्रूस्टोफैदम लिपि लिखी जाती है। इसीलिए जो सिंधुवासी की जो लिपि थी वो भी इसी तरह से लिखी जाती होगी, इसलिए इस लिपि को ब्रूस्टोफैदम लिपि भी कहा जाता है। इनकी कला पे प्रकाश डाला जाए तो यहाँ से साधारण डिज़ाइन वाले रंग बिरंगे गुलाबी रंग के चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की टेराकोटा निर्मित मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अब टेराकोटा पद्धति क्या होती है, मिट्टी को आग में पका के फिर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो मातृ देवी की मूर्ति जो थी वो टेराकोटा से बनी हुई थी। मुहरे जो थी वो सिंधुवासियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलात्मक रचना थी। मुहरे ज़्यादातर सेल खड़ी से निर्मित होती थी। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध मुहर पशुपति शिव की है। इसके साथ ही एक सींग वाले बिना कुबड़ वाले सांड की मुहर, कुबड़ वाले बैल की मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई और पत्थर की मूर्तियों में सर्वोत्तम उदाहरण जो मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। सेल खड़ी से जो बना है वो दाढ़ी वाले व्यक्ति का, जिसमें वस्त्र और आभूषण भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने इनकी कला के बारे में देखा। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और टॉपिक को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जुड़े रहिए एडुकेयर नेशन प्लस के साथ। थैंक यू सो मच।